स्वागत है आपका टीआरपी वालों में। आज हम करने जा रहे हैं रैपिड फायर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? सभी की लगनी चाहिए, सभी की लगनी चाहिए। कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए? आरक्षण उनको दिया जाए जो चीजों से वंचित हैं। क्या भारत कभी जातिवाद फ्री हो सकता है? धर्म पे आ जाए तो जल्दी फ्री हो जाएगा। स्वागत है आपका टीआरपी वालों में। मैं पंकज कपिल जी के साथ में आज हम दोनों आपके सामने हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक पे, जो है अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति वर्सेस अनिल मिश्रा जी। हमने ये इसलिए टॉपिक लिया है क्योंकि आज का सबसे ज़्यादा चर्चा में है और आज हम करने जा रहे हैं रैपिड फायर। हम उन सवालों के जवाब देने की और समझने की कोशिश करेंगे और शायद हो सकता है कि आप भी उससे रिलेट कर पाएँ। मैं एक अलग पक्ष लूँगा, ये एक अलग पक्ष लेंगे। ये अनिल मिश्रा जी वर्सेस बाबा साहब की हम इस तरीके से हम लोगों ने एक अलग अलग पक्ष के रखा है जिससे कि आप लोग समझ पाए। हम सिर्फ सच्चाई के समर्थन में हैं, मानवता के समर्थन में, तो आप प्लीज़ इसको अलग तरीके से रिलेट मत करिएगा। हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स देने का कोशिश करेंगे और जिस भी चीज़ का आपको लगता है कि आपके अनुसार वो चीज़ अलग है तो कमेंट बॉक्स में आप उसका अपने अनुसार जवाब दे सकते हैं। तो कपिल जी, स्वागत है आपका। इस रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन क्या होगा आपकी तरफ से, बताएं। मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन यही है, क्या ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? तो जो मेरा पक्ष है, मेरा पक्ष ये कहता है कि मूर्ति ज़रूर लगनी चाहिए, मगर मूर्ति लगनी चाहिए उन सभी की जिसमें इसका योगदान रहा है। जैसे कि एक हम संविधान की जो बात कर रहे हैं तो बाबा साहब जी ने संविधान लिखा, हम मानते हैं, मानते आ रहे हैं, हमको पढ़ाया जा रहा है, हम उसको मानते आ रहे हैं। मगर आज के समय में जो लड़ाई चल रही है, बाबा साहब BN राव, मतलब ये दो नाम जो चल रहे हैं वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है। जब इसके बारे में हमने स्टडी की तो पता चला कि ये कम्युनिटी 7 लोगों की गठित हुई जिसमें ये जो संविधान है बनाया गया। तो मूर्ति लगनी चाहिए, मैं बिल्कुल इसके समर्थन में हूँ, मगर मूर्ति सभी की लगनी चाहिए जिसमें इसका सहयोग रहा। आपका क्या पक्ष है? मेरा पक्ष ये है कि मूर्ति जो है ना, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की लग रही थी, लोगों को जैसे दिक्कत हुई है। मैं इसमें दो पक्ष जो है ना इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि पहली बात जो है कि उनको दलितों से रिलेट ना करके ऐसे बोल सकते हैं उनको कि महापुरुष के तरीके से उनको समझने का प्रयास करें अगर हम लोग। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि संविधान निर्माण में जो है ना बहुत सारे लोगों ने भूमिका निभाई है। तो ज़रूरी है कि ये समय अब ये आ चुका है कि ज़रूरी है कि हम लोग सभी को जो है ना उतना ही सम्मान दें जितना हम लोग भीमराव साहब अम्बेडकर साहब को दे रहे हैं, चाहे वो VN राव हो, चाहे और भी अदर मेंबर्स हो जो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे या फिर जिन्होंने संविधान निर्माण में भूमिका निभाई। कुछ जाति विशेष के लोग जो है ना, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि वो उन्हीं के हैं। अब कोई महापुरुष किसी जाति विशेष के कैसे हो सकते हैं, ज़रा आप ही लोग बताइए। इसी तरीके से संविधान निर्माण में जितने ही लोगों ने भूमिका निभाई है, सबको, उन सभी महापुरुषों को हमें जो है ना उनका योगदान देना चाहिए। तो ज़रूरी ये नहीं कि बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए या किसी अन्य की लगना चाहिए। मुझे लग रहा है ये झगड़ा का विषय नहीं होना चाहिए। हमें समझदारी के साथ और सभी को आदर सम्मान के साथ जो है ना उस भाव रखना चाहिए। तो मूर्ति किसी की भी लगनी चाहिए, इसलिए झगड़ा का विषय नहीं होना चाहिए। तो आपका इस दूसरा क्वेश्चन क्या है? ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा। मैंने अनिल मिश्रा जी का इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें वो बोल रहे थे कि आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। आप कहाँ तक सहमत है इस चीज़ से? जी, अगर मैं एक पक्ष की बात करूं, एक पक्ष की तरफ से बात करूं, तो आरक्षण को ख़त्म करने की बात इसलिए कही गई थी कि जिस समय ये आरक्षण दिया गया था उस समय एक जाति विशेष को काफ़ी चीज़ों से वंचित किया जा रहा था, जिसके लिए आरक्षण की प्रतिक्रिया स्टार्ट हुई थी। मगर अगर हम आज के समय में 50 साल बाद अगर हम इस चीज़ को अगर हम एनालाइज करें तो जो भी जाति विशेष के लोग जिनको आरक्षण दिया गया था उनको लेने की बात इसलिए सही है कि अब जाति के अनुसार नहीं, एक इस अनुसार दी जाए कि उनकी परिस्थिति क्या है, उस अनुसार अगर हम आरक्षण को दें अगर, तो वो काफ़ी सही रहेगा हमारे संविधान के हिसाब से भी और हमारे धर्म के हिसाब से भी। पर बात तो ये है कि ये कौन तय करेगा कि कौन जो है ना आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है या कौन जो है ना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ है। अगर ये तय करने के लिए कोई संस्था नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो फिर आप कैसे जो है ना ये बता सकते हैं कि आरक्षण जो है ना आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस चीज़ से हम लोग भली भांति परिचित हैं। मैं इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देकर बता सकता हूँ कि अभी भी समाज का एक बड़ा तबका जो है ना वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो रिजर्वेशन की तो अभी ज़रूरत है।
और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये भी है अनिल मिश्रा जी से स्पेशली, कि आपको क्या दिक्कत हो रही है अगर समाज का एक वर्ग पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए अगर आरक्षण गवर्नमेंट दे रही है तो आपको क्या दिक्कत है इस चीज़ से? मैं आपसे भी ये जानना चाह रहा हूँ। अनिल मिश्रा जी के साइड से मैं ये चीज़ रखना चाहूँगा कि उनका मुद्दा आरक्षण हटाना एक तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ नहीं है। उनका मुद्दा ये है आरक्षण उनको दिया जाए जो चीज़ों से वंचित हैं, मतलब जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अब क्या है, इंसान कमा रहा है 1 लाख, आरक्षण उसको फिर भी मिल रहा है। तो आरक्षण की जो प्रतिक्रिया है ये संविधान के हिसाब से अगर हम जाति विशेष को दे रहे हैं तो इसमें काफ़ी लोग वंचित हो रहे हैं। तो ये जो आरक्षण की प्रक्रिया है उनको दी जाए जो जिनकी परिस्थिति सही नहीं है और जो किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं, मगर उनकी परिस्थिति के अनुसार उनको आरक्षण देना चाहिए। हाँ, तो इसी आधार पे तो आरक्षण दिया गया था ना, जिनकी परिस्थितियाँ खराब थी। जैसे SC/ST समुदाय उस समय पिछड़ा था, अभी भी पिछड़ा हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी समाज जो है ना SC/ST का जो है ना मुख्य धारा में आ गया, वो नहीं आया है तभी तो आरक्षण की ज़रूरत है, तभी आरक्षण दिया जा रहा है। और आपको क्या लगता है कि जैसे सवर्ण समाज है, जनरल समाज जो है ना, वो पहले से ही, मैं सभी का नहीं बोलूँगा, पर मुख्य जो है ना, अगर 90% लोग जो है ना सक्षम हैं, और जबकि अदर कास्ट के लोग जो है ना वो सक्षम नहीं हैं, उन्हें रिजर्वेशन के थ्रू, अलग अलग चीज़ों में रिजर्वेशन के थ्रू अगर उन्हें मुख्य धारा में लाया जा रहा है तो दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और मैं दूसरा एक चीज़ रिक्वेस्ट और जनरल कास्ट के लोगों से करूँगा कि आपको भी स्पेशली इस चीज़ से दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, आपको क्या लगता है अगर आप अपने देश के लोगों को, अपने भाई बंधुओं को पिछड़ा हुआ देखना चाहते हैं क्या? कि आप ये चाहते हैं कि भाई वो भी आपके इक्वल हो जाएं, आपके समान हो जाएं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी? तो आप एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा राष्ट्रभक्त तो यही चाहेगा ना कि सभी लोग समान हो जाएं। अगर आपने जनरल कास्ट की और जनरल की बात की है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनरल कास्ट में जो भी लोग आते हैं वो भी ऐसा नहीं है सभी एक उच्च वर्ग पर हैं या सभी पैसे वाले हैं। उनमें भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इनकी परिस्थिति सही नहीं है, तो उनको भी कहीं ना कहीं आरक्षण के अंदर दिया जाए। एक आपने आरक्षण को एक जाति विशेष के लिए बना दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आरक्षण देना है तो परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि आजकल GST CGST सारी चीज़ें जब बनाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के लेन देन और पैसे की परिस्थिति भी इंसान को पता हो रही है, सरकार को भी पता हो रही है। तो आरक्षण परिस्थिति के अनुसार दिया जाना चाहिए, ना कि किसी जाति विशेष के अनुसार। पहली बात यह है कि जनरल कास्ट के लिए 10% आरक्षण जो है ना ऑलरेडी गिवन है, अभी जो है ना दे दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि परिस्थिति अनुसार देना चाहिए, तो परिस्थिति कौन आइडेंटिफाई करेगा? अगर आपको लग रहा है कि इस देश में आप परिस्थिति के अनुसार आरक्षण देंगे तो मैं कह रहा हूँ आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, तब भी SC/ST OBC का समुदाय जो है ना वो सबसे टॉप पे निकल के आएगा। आप जाके देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि SC/ST नहीं है तो आप एक आंकड़ा निकाल के देख लीजिए किसी भी शहर का, किसी भी गाँव का, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपका एक जगह और ध्यान केंद्रित करूंगा कि SC/ST और OBC, जैसा कि इन्होंने बताया कि उनका आंकड़ा ज़्यादा आएगा, मैं मानता हूँ 100% ज़्यादा आएगा। वो इसलिए ज़्यादा आएगा क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन का रेशियो देखें तो जनरल कास्ट का रेशियो सबसे कम है, SC/ST OBC का रेशियो सबसे ज़्यादा है। तो आप खुद समझिए कि जिसका ऑलरेडी जनरेशन मतलब रेशियो कम है वो कैसे ज़्यादा बता सकता है, और जिनका रेशियो ज़्यादा है वो कैसे कम हो सकता है? बिल्कुल, वो ऐसे हो सकता है कि आप पहले SC/ST का पूरा आकलन कर लें आर्थिक आधार पे और जनरल का आकलन कर लें, फिर आप परसेंटाइल लगा के देख लीजिए कि कौन जो है ना आर्थिक रूप से कमज़ोर है अभी इस देश में, और अगर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उसको दिया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हम आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है मेरा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सोचते तो सभी लोग हैं इसके बारे में कि काश ऐसा हमारा देश हो जाए, पर होगा या नहीं ये तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और आप लोग फिर हमें कमेंट में करके बताएंगे क्या भारत कभी जातिवाद फ्री हो सकता है। मेरे हिसाब से जातिवाद फ्री बिल्कुल हो सकता है, मगर इसमें भागीदारी रहेगी सभी भारतवासियों की, सभी लोगों की इसमें भागीदारी रहेगी, तभी ये जातिवाद फ्री हो सकता है। मेरे हिसाब से जाति के साथ साथ अगर ये पूरा धर्म पे आ जाए तो जल्दी फ्री हो जाएगा, मगर इसमें काफ़ी समय लगने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले हम धर्म पे लड़ते थे, अब हम जातियों पे आ गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय कहीं इंसान को लड़ने वाला ना हो जाए कि आपकी हाइट कम है, आपकी हाइट ज़्यादा है। तो मैं आपकी राय जानना चाहूँगा इस विषय पे।
देखो, मैं तो अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो इमेजिन करता हूँ काश ये देश जातिवाद फ्री हो जाए, लोग अपना सरनेम भूल जाएं, फिर लोग एक नाम हो और उसके साथ ही एक दूसरे से वार्तालाप करें। फिर ऐसा नहीं हो कि ये नाम मेरा ये दोस्त है, ये नाम मेरा ये दोस्त है। काश ऐसा हो जाए, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऐसा मेरे विचार हैं, ऐसा होना तो बहुत टेढ़ी खीर है। कारण भी उसके पीछे मैं आपको बता दे रहा हूँ। कारण है कि अब जाति राजनीति का रूप ले चुकी है, और राजनीति जब शुरू होती है तो आपने देखा है कि राजनीति तो किस हद तक गिर सकती है। आप प्रयास भी कर, अच्छा, आप लोगों ने कभी एक चीज़ नोटिस की है कि राजनेता आपको एक तरफ तो ये बताने का प्रयास करता है कि हम देश से जाति मुक्त करेंगे इस देश को, और फिर दूसरी तरफ जातियों के आधार पे जो है ना आपको बांट के और वोट बैंक लेना चाहते हैं। उसके साथ साथ भी फिर क्या करते हैं, अब इसको आपने देखा भी होगा कि अलग अलग जातियों की अब समूह बने लगे, संगठन बने लगे, वो जातियों को रिप्रेजेंट करने लगे। अच्छा, मेरे को आपको ये बताओ कि कोई व्यक्ति कोई एक जाति समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कभी फिर जाति फ्री भारत के बारे में कभी सोचेगा? जो भी आपकी राय है इस टॉपिक पे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। और ये है हमारा अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि ये जो मूर्ति विवाद है अब वो मूर्ति विवाद नहीं रहा है, अब वो एक राजनीतिक विवाद में कन्वर्ट हो चुका है? जी बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी इस चीज़ से, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है और लग भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैं कमेंट्स और वीडियोस वायरल्स देख रहा हूँ कि अब इस जो एजेंडे को और मूर्ति विवाद को जिस प्रकार एक जगह से उठाकर इसको एक राजनीतिक तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। ये एक अगर मूर्ति का सहमत था तो ये एक संविधान के हिसाब से कोर्ट तक पहुंचना था। अब ये राजनीतिक विवाद इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी पार्टीज आ चुकी हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं और काफ़ी समाज आ चुका है। तो इसको अगर हम एक राजनीतिक ना बनाते हुए इसको हम आपसी सहमति से अगर इस चीज़ को, अगर वो कह रहे हैं कि BN राव की भी लगनी चाहिए या BN राव की ही लगनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से दोनों की लगा के ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर याद रखिएगा हमेशा, अगर हम आपसी मतभेद की वजह से एक राजनीति, नई राजनीति को जन्म दे रहे हैं, तो हमारे आने वाले कल, मतलब हमारे आने वाले कल के जो जनरेशन है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपकी क्या राय है कपिल जी? दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को सुनने के बाद आप कमेंट में ज़रूर हमें बताना। मेरे को ये बताओ, अगर बात मूर्ति तक ही थी तो फिर मांगे क्यों? अनिल मिश्रा जी, आप देखेंगे बहुत सारी इंटरव्यू जो आप मांगे करने लगे, और जब बात मूर्ति तक नहीं बची, मांगे तक बची है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये मुद्दा कहाँ पे पहुँच गया। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये मुद्दा वास्तव में राजनीतिक हो चुका है या फिर मूर्ति तक ही सीमित है।